नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति के दोनों सदनों की बैठक के संबोधन के साथ हुआ शुरू। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि कानून लागू होने से 10 करोड़ किसानों को हुआ लाभ। प्रधानमंत्री ने इस दशक को भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बताया महत्वपूर्ण। और हरियाणा में साल 2020 में सड़क हादसों में आई कमी और दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भी हुई कम। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हुआ। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय सरकार द्वारा लिए गए सटीक फैसलों से लाखों लोगों का जीवन बचा है। संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भी काम किया और ध्यान रखा है कि कोरोना काल के दौरान कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि की है और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून विचार विमर्श के बाद लाए गए हैं और इनके लागू होने से 10 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस का अपमान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संविधान जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ हमें यह भी सिखाता है कि हर नागरिक को कायदे कानून का गंभीरता से पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दशक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा उपयोग करते हुए दशक के दौरान राष्ट्र से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में बजट सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश के सामने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर आ गया है। श्री मोदी ने कहा कि संसद का यह सत्र इस दशक की शुरुआत के साथ हो रहा है और इस साल के बजट को उन 4-5 मिनी बजटों का ही हिस्सा माना जाना चाहिए जो वर्ष के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभिन्न पैकेजों के रूप में पेश किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार वर्ष के दौरान इस तरह के 4-5 बजट पेश किए गए। के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े।
यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सांसद लोकतंत्र की तमाम सीमाओं का पालन करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में विश्वसनीय सरल कर व्यवस्था और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियम प्रचलित हैं। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सुधारों और प्रोत्साहन आधारित सुविधाओं पर जोर दिया जाता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ढांचागत सुधारों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन से सहयोग मिला है। श्री मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को अपनी वृद्धि के साथ भी जोड़ रहा है। श्री मोदी ने मंच को आश्वासन दिया कि भारत का आत्मनिर्भर भारत आंदोलन वैश्विक भलाई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की क्षमता और विश्वसनीयता है। इसका व्यापक उपभोक्ता आधार और आगे बढ़ेगा तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। उन्होंने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे सरल जीवन यापन का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरल जीवन यापन, आसान कारोबार और जलवायु के संवेदनशील विकास पर ध्यान देते हुए सतत शहरीकरण पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण ने मानवता को एक बहुत बड़ी बचाया है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए देश की क्षमता के बारे में शुरुआती गलतफहमी के बावजूद भारत सक्रिय और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा और कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए अपने मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया और संक्रमण की जांच और उसका पता लगाने से बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जन आंदोलन के रूप में बदल गई और भारत अधिक से अधिक संख्या में अपने नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि भारत की सफलता का विश्व पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान और महामारी के दौरान भारत के वैश्विक प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने हवाई मार्ग बंद होने के बावजूद नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने और 150 से अधिक देशों में दवाइयों की आपूर्ति किए जाने के बारे में भी जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत ऑनलाइन प्रशिक्षण, पारंपरिक ज्ञान, टीकों की ढांचागत व्यवस्था के साथ अन्य देशों की मदद कर रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेटशीट 2 फरवरी को घोषित की जाएगी। सीबीएसई सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्षों और सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री पोखरियाल ने कहा कि डेटा एनालिटिक्स और स्कूलों की स्वयं घोषणा के आधार पर कंप्यूटरीकृत संबद्धता प्रणाली कायम की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 45 वर्षों में सीबीएसई की परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड डिजिटीकृत किया जाएगा। इससे 1975 के बाद पंजीकरण वाले सभी नागरिक अपने सर्टिफिकेट आसानी से ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई अगले वर्ष 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लक्ष्य हासिल किया जा सके। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के लिए जारी यात्रा प्रतिबंधों को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। ये प्रतिबंध सभी अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। हालांकि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चुनिंदा मार्गों पर आवश्यकता के आधार पर अनुमति दे सकता है। उल्लेखनीय है कि उड़ानों के बंद रहने के कारण इस वर्ष ठंड के मौसम में यूरोप और कनाडा से पंजाब में बहुत कम लोग पहुंचे, जबकि हर वर्ष हजारों की संख्या में इन देशों में रहने वाले पंजाबी सर्दियों में पंजाब आते हैं, क्योंकि पंजाब से बहुत लोग कनाडा और यूरोप के देशों में कार्यरत हैं। हरियाणा में साल 2020 में न केवल सड़क हादसों में कमी आई, बल्कि दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या भी कम हुई है।
राज्य में विगत वर्ष 9,431 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो वर्ष 2019 में दर्ज हादसों की तुलना में 13.82% कम है। जहां 2019 में प्रतिदिन लगभग 30 सड़क हादसे रिपोर्ट हुए, वहीं पिछले साल यह आंकड़ा 26 रहा। इसी प्रकार सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में भी 10.87% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि घायलों की संख्या में भी 18.19% की प्रभावशाली गिरावट देखी गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्री मनोज यादव ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा निरंतर किए जा रहे बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा मानकों में विस्तार, जागरूकता नियमों का बेहतर प्रवर्तन के साथ सड़क एवं यातायात सुरक्षा के बारे में निरंतर जागरूकता से ही सड़क हादसों और इससे होने वाली मृत्यु दर में कमी संभव हो सकी है। हालांकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने भी सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में योगदान दिया। मानव जीवन को बहुमूल्य बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सहित दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए सभी जिलों में 84 एम्बुलेंस, 40 बड़ी क्रेन और 22 छोटी माध्यमिक क्रेन मुहैया करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त दुर्घटना पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हर 10 किलोमीटर पर 45 ट्रैफिक सहायता बूथ भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता पर सुधारने, सड़क की स्थिति में सुधार करने व साइनेज लगाने जैसे सुधारात्मक उपायों की एक श्रृंखला पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही नशा करके गाड़ी चलाने वालों सहित स्पीड पर भी नजर रखे हैं, जो दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। के अतिरिक्त दुर्घटना पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हर 10 किलोमीटर पर 45 ट्रैफिक सहायता बूथ भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें पर सुधारने, सड़क की स्थिति में सुधार करने व साइनेज लगाने जैसे सुधारात्मक उपायों की एक श्रृंखला पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही नशा करके गाड़ी चलाने वालों सहित स्पीड पर भी नजर रखे हैं, जो दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी यात्रियों को सड़क एवं यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा की दिशा में पुलिस द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सड़क दुर्घटना और मृत्यु दर में और कमी आएगी। चंडीगढ़ में कल 36 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की जांच के लिए पिछले 24 घंटे के दौरान 1420 टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 की रिपोर्ट पॉजिटिव रही है तथा शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 158 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयासरत है। प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल टेस्टिंग वैन टीमों द्वारा निःशुल्क कोरोना जांच का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक चंडीगढ़ में कोरोना की जांच के कुल 2,12,915 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1,91,118 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव रही तथा कुल 20,855 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि हुई। शहर में अब तक 334 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा प्रतिदिन कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। कल भी शहर में 24 अन्य कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद इस बीमारी से शहर में ठीक होने वालों की कुल संख्या 20,363 हो गई है। उधर शहर में बनाए 10 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य जारी है। अब तक टीकाकरण के 10 स्तरों में स्वास्थ्य व प्रथम श्रृंखला में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। कल कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 409 लोगों का टीकाकरण किया गया। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। चंडीगढ़ में भी बहुत से छोटे दुकानदारों को इस योजना के अंतर्गत मदद से अपना काम दोबारा शुरू करने में सहायता प्राप्त हुई है। उद्योग क्षेत्र में भेलपुरी बेचने का काम करने वाले अशोक मांझी ने भी योजना के अंतर्गत ऋण लिया और उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताया तथा इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन जब लग गया था तो काफ़ी दिक्कत हुआ हम लोगों को। हम घर चले गए थे, तो घर से आए जब धीरे धीरे हालात ठीक हुआ तो फिर यहाँ आए तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काम कैसे करें और कहाँ से क्या करें। तो फिर उस टाइम काम भी नहीं था, तो हमारे
को बहुत अच्छा लगा कि हमारा भारत सरकार ने हमें हेल्प किया, कुछ पैसे दिए हेल्प के तौर पे अपना काम करने के लिए। तो उससे उस पैसे से हमने लिया और काम शुरू किया और धीरे धीरे हमारा मतलब काम अपना चल रहा है और किसी तरह गुजर बसर होना शुरू हो गया। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने हमें हेल्प किया। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।